गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर टेंसेस की वीडियो लगातार कंटिन्यू सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सारे टेंस की सेपरेट वीडियो बनी है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, और दो वीडियो मैं इस प्रकार अपलोड करी हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की 3 टेंस कंटिन्यूअस की एक वीडियो होगी, और अब आपके सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इन तीनों टेंस की एक वीडियो होगी जिसमें आपको बार बार अलग अलग वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो एक वीडियो से भी सारा कुछ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। सेपरेट वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया है और इसमें बताएंगे तो जरूर डिटेल में, और हो सकता है अगर कोई इसमें कुछ छूट गया हो तो फिर आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों टेंस में समय अनुसार कार्य का अनिश्चित रूप से होना या ना होना पाया जाता है। बस यही परिभाषा याद करेंगे आप। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और भी 3-4 स्ट्रक्चर है, या हमने वहां ये बोल रखा है एक सब्जेक्ट की आदत प्रकट होती है, कार्य बार बार होता है, या ये बताया था कि सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो कुछ भी आप रोज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो कुछ भी आपने कल किया था वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, या सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो कुछ भी आप करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैंने और एग्जांपल भी इसके दे दिए, आपको बोल के बता दी परिभाषा तीनों टेंस की, और यहां पर सिर्फ एक ही लिखी है। प्रेजेंट में सिंगुलर मैंने कोई भी एक वचन, जब भी कोई सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर पर्सन होगा, उस टाइम पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे, और जब कोई एक से ज्यादा होंगे, प्लूरल होंगे, वहां पर आप खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स आपके मन में ये सवाल आता है कि सर हम कहां पर एस लगाएं, कहां पर ईएस लगाएं। ये मेन बात है भी कहां पर हम एस लगाएं, कहां ईएस लगाएं। एस और ईएस का यूज कह रहे वर्ब के अंत में, ध्यान देते रहिएगा, वर्ब के अंत में ओ हो तो ईएस लगाया जाता है, तब आपको क्या लगाना है, ईएस। बाकी सभी वर्ब के साथ एस लगा दो, बस बहुत शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट में वर्ब के अंत में ओ मिल रहा है तो ईएस लगा दें, बाकी सभी वर्ब के साथ आप एस का यूज करें। कुछ वर्ब लिख के मैंने बताया है, जैसे गो, देख लीजिए इस वर्ब के लास्ट में ओ है तो हमने यहां पर ईएस ऐड किया है, गोज। इस वर्ब के अंत में ओ है, यहां पर ईएस ऐड किया है तो ये बन गया डज। और दूसरे देख लें प्ले, इस वर्ब के अंत में ओ नहीं है, मैंने कट का निशान लगाया है तो ओ नहीं है, इसमें खाली हमने एस लगा दिया, प्लेज। रीड, इसके अंत में भी ओ नहीं है, हमने एस लगाया, रीड्स। कैच, इस वर्ब के अंत में भी ओ नहीं है, यहां हमने एस लगाया, कैट्स। क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये रूल मैंने बताया है, ये वाला, जिस वर्ब के अंत में ओ ना हो उस वर्ब के साथ आप एस लगा देंगे। कुछ वर्ब हैं जिनके साथ ये नियम लागू नहीं होता है, वो कुछ वर्ब दर्शाई भी हैं, ऐसी आपको और भी कहीं मिल जाएंगी, तो ध्यान रखेंगे। जैसे ट्राई, यहां पर ट्राई वर्ब लिखा है मैंने, ट्राई मैंने कोशिश करना, ऐसे में इस वर्ब का वाई हटा दिया हमने और इसके साथ क्या ऐड किया, आईईएस, तो ये बन गया ट्राइज। क्राई, क्राई में वाई हट गया तो क्या जुड़ गया, आईईएस, क्राइज। फ्लाई, फ्लाई में वाई हट गया, इसमें क्या जुड़ गया, फ्लाइज। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट की वर्ब को कैसे कैसे हम मेंटेन करेंगे वो मैंने बताया है। और स्टूडेंट ध्यान दें, मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात बोलता हूं कि आप वीडियो को जरूर सारी देखें, सारी देख के लिखें, लिखने के बाद आप एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप ध्यान देंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको केवल सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। यहां पर एस और यस नहीं लगाना है, एस और यस नहीं लगाना है, केवल सेकंड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है। कम, कम की सेकंड फॉर्म, केम, गो सेकंड फॉर्म, वेंट, कैच सेकंड फॉर्म, कॉट, राइट सेकंड फॉर्म, रोड, टीच सेकंड फॉर्म, टॉट,
ब्रिंग, सेकंड फॉर्म ब्राउट। ज्यादातर वर्ब मैंने लिख दिया है कि आप वर्ब के साथ ईडी लगा देंगे तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो बिल्कुल सेम रहती हैं, उनमें ना तो ईडी लगता है ना ही कोई बदलाव होता है। जैसे रीड, अब रीड की सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं लगाएंगे और रीडेड नहीं करेंगे, रीड की सेकंड फॉर्म रीड बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण बदल जाएगा, रेड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म जैसे फर्स्ट फॉर्म कट है, अब कट की सेकंड फॉर्म कट ही रहेगी, पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही रहेगी, हिट की सेकंड फॉर्म हिट ही रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स आपको पढ़ते पढ़ते खुद नॉलेज में आ जाएगा कौन सी वर्ब कहाँ कब लगती हैं, तो इसमें बहुत सारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट देखें आप, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। विल शैल के बाद आप केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। और ये मेन नोट्स ध्यान दें, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये वॉज था, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कह रहे कि इन सब का यूज इन तीनों टेंस में नहीं होगा। देख लीजिए, विल लगा है लेकिन बी नहीं लगाया, शैल लगा है लेकिन बी नहीं लगाया। बस विल के साथ बी और शैल का यूज नहीं करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ये कॉन्टिन्यू टेंस के लिए यूज होते हैं। यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखें, फ्यूचर में आई और वी के साथ विल भी लगता है, यहां पर हमने शैल बताया था, और बाकी सभी के साथ शैल भी लगता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। किसी को धमकी देते हैं, अनिवार्यता है या कोई मजबूरी है, हम फिक्स बोल देते हैं मुझे वहां जाना ही पड़ेगा या मैं अवश्य वहां जाऊंगा, उस केस में ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारा आप बोर्ड से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और बार बार वीडियो में बोलते हैं आपको कुछ पूछना होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें, और कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछें और बताएं, कोई कमी पेशी रहती है वही बताया करें, और अच्छा लग रहा है वही बताया करें। अब मैं इसके ऊपर आपके एग्जाम्पल बताऊंगा, रूल बताऊंगा लिख के कि कैसे कैसे ये सेंटेंस बनेंगे। अब स्टूडेंट्स रूल के माध्यम से अब ये समझेंगे कि ये सेंटेंस बनेंगे कैसे। पहले तो आपको ये डिटेल बताई है कि प्रेजेंट में कौन सी चीज़ कब और कहाँ कैसे लगेगी, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो वाक्य इस टेंस के या इन तीनों टेंस के सेंटेंस कैसे किस प्रकार से बनेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहता है, हर टेंस का सब्जेक्ट पहले आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भाग जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट के लिए है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट के लिए है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये फ्यूचर के लिए है। तीनों टेंस का रूल एक ही है, पहले मैं बता चुका हूँ। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेकंड फॉर्म आएगी, आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा। अब देखें, राम पढ़ने जाता है, तो बेटा सबसे पहले राम लिखेंगे। कौन पढ़ने जाता है, राम, तो ऐसे स्टार्ट करिए, राम जाता है क्या करने, पढ़ने। इधर से शुरू हुए ऐसे चलते आइए आप। तो सबसे पहले लिखा राम, राम, गो लिख दिया बेटा। यहां पर वर्ब के लास्ट में ओ है, ध्यान से देख लीजिए, जब वर्ब के लास्ट में ओ होगा तो हम लगाएंगे ई एस, गोज, क्या करने जाता है, पढ़ने, टू स्टडी। तो ये टू आ रहा है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। जहाँ ये कह लीजिए जब दो वर्ब एक साथ आती हैं, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। या आप दूसरे तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जब वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी शब्द आए, उस वर्ब को लिखने से पहले भी टू लगाते हैं। मैंने 3-4 तरीके आपको टू के बता दिए हैं। अब बिल्कुल वैसे ही है, राम पढ़ने जाता है। अब ये जाता वर्ड है, जाता, जाते वर्ड का ही भूतकाल बनाना है। हम इसको ये भी लिख सकते थे, राम पढ़ने जाता था, तो मैंने जाता था लिखा है, लेकिन इस जाते का लिखा है गया। तो राम, तो सब्जेक्ट कौन है इसका, राम, सेकंड फॉर्म वेंट टू स्टडी, राम वेंट टू स्टडी, राम पढ़ने जाएगा, राम विल गो टू स्टडी। तो बच्चों हम अब राम को राम ना बोल के राम को ये लिख दें, वह खेलने जाता है।
और वह खेलने गया और वह खेलने जाएगा। वह खेलने जाता है, वह खेलने गया, वह खेलने जाएगा। और वह यानी कि ये जो वह शब्द आया है ये राम के लिए आया है। राम किसी का नाम है, जो किसी का नाम होता है वो नाउन होता है। उसी नाउन के जगह पर कोई और शब्द हम प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो राम की जगह पर हमने किया यूज ही, जाता है ही गोज टू प्ले। और सेकंड फॉर्म में आए ही वेंट टू प्ले। बच्चों पहली वाली लाइन में प्रेजेंट की बना रहा हूं, दूसरी वाली पास्ट की, तीसरी वाली फ्यूचर की, उसी को बदल रहा हूं। वह खेलने जाता है, वह खेलने गया, यानी कि वर्तमान में रोज जाता है, पहले वो गया, दूसरा टेंस चल रहा है, अभी भविष्य में वो जाएगा। ही विल गो टू प्ले। हम गाना गाते हैं, हमने गाना गाया था या हमने गाना गाया, हम गाना गाएंगे। तो हम, अब बच्चों यहाँ पर जो हम शब्द है ये यानी कि एक वचन से ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसे में आप एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वी सिंग आ सॉन्ग, तो पास्ट में हमने गाना गाया, वी sang a song। और भविष्य में हम गाना गाएंगे, we shall sing a song। आई और वी के साथ shall बता चुका था मैं, देख लें। मैं पढ़ाने जाता हूँ, मैं पढ़ाने गया, मैं पढ़ाने जाऊंगा। देखिए, मैं पढ़ाने जाता हूं, मैं पढ़ाने गया, मैं पढ़ाने जाऊंगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। आई गो टू स्टडी, सॉरी पढ़ाने जाता हूं, आई गो टू टीच। आई अब जाने की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू टीच, आई शैल गो टू टीच, मैं पढ़ाने जाऊंगा। यह है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लें फटाफट। थोड़े और एग्जाम्पल बताऊंगा क्योंकि 3 टेंस की वीडियोस है। 3 टेंस अगर एक साथ चलेंगे थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, आप ध्यान से देखते रहिए, सारे इसके डाउट क्लियर करूंगा मैं इसमें। बेशक आपको 5-10 मिनट फालतू देखना पड़े, सारे डाउट्स इसके क्लियर होंगे। डन। वे खेलने जाते हैं, यानी कि ये लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा के साथ बच्चे मैंने बताया था कि जब बहुवचन होगा तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वे खेलने जाते हैं, दे गो टू प्ले। वे खेलने जाते हैं, वे खेलने गए थे। आप ध्यान देते रहिएगा, पहले वर्तमान की बात, फिर भूतकाल की, फिर भविष्यकाल की, तीनों टेंस चल रहे हैं, ध्यान रखें। दे वेंट टू प्ले, यानी कि वे खेलने जाएंगे, यानी कि भविष्य में। दे विल गो टू प्ले। अब मैं अपना कार्य करता हूं, मैं अपना कार्य करता हूं वर्तमान में,
मैंने अपना कार्य किया भूतकाल में, मैं अपना कार्य करूंगा भविष्य में। आई, तो करने की इंग्लिश है डू, आई डू माई वर्क। तो देखें बच्चे, जब आई के साथ मैं के साथ अपना शब्द आए वहां पर हम माई लगाते हैं, आई डू माई वर्क। अब डू की सेकंड फॉर्म है डिड, आई डिड माई वर्क। और मैं अपना कार्य करूंगा, आई शैल डू माई वर्क। वे अपना पाठ याद करते हैं, फिर यानी कि बहुवचन है, आई को भी बहुवचन माना गया था। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न। अब यहां खास ध्यान दें, वे के साथ अपना आया है या उन्होंने भी अपना आया है, यहां भी वे अपना आया है। जब भी एक वचन से ज्यादा के लिए अपना शब्द आएगा तब आप यूज करेंगे देयर। दे लर्न देयर लेसन, दे लर्नड लेसन। तो यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज किया है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट में बहुवचन के साथ एस और एस नहीं लगता है। दे विल लर्न देयर लेसन। हम उनसे मिलने जाते हैं, वर्तमान में हम बहुवचन हो गया, वी गो टू सी देम। हम उनसे मिलने गए थे, वी वेंट टू सी देम। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मिलने की इंग्लिश मीट होती है, ठीक है, आप मीट भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, दोनों वर्ग का यूज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल हैं, आप इसको भी नोट कर लें। और किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते करते ये सोचना हो कि सर एक्सरसाइज मेरे समझ में आ गई है, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मार्केट से आप विभिन्न प्रकार की इंग्लिश ग्रामर की किताबें भी मिलती हैं, आप उनकी ट्रांसलेशन सॉल्व करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस मेरे पास भेज सकते हैं। ये सारे सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव बताए हैं, अफर्मेटिव के रूल थे ये तीनों टेंस के। और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये भी कह सकते हैं कि सर आप मुझे कोई ना कोई एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दे दें। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक्सरसाइज रहती हैं, हमारे लिखी हुई हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज रहती हैं, हम आपको सेंड भी कर सकते हैं ताकि आप उससे बना के अपना वर्क भी चेक करा सकें। अब स्टूडेंट्स ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव थे, पॉजिटिव थे, असर्टिव थे। नेक्स्ट रहेंगे इसके नेगेटिव। तो नेगेटिव के रूल से लिखता हूं और उसको समझाता हूं, ये तीन टेंसों के नेगेटिव एक साथ कैसे चलेंगे। ये तीन ही टेंसों के अफर्मेटिव थे स्टूडेंट्स। पहले आपने अफर्मेटिव पढ़े थे, अब बताता हूं आपको नेगेटिव। तो नेगेटिव के मैंने तीनों टेंस को अलग अलग बताया है, ध्यान देते रहिएगा। इनकी प्रेजेंट में जब कोई एक से ज्यादा होगा उसके लिए जब नहीं शब्द आएगा, कौन सा नहीं, तो उस टाइम आप लगाएंगे डू नॉट। और जब एक वचन होगा उसके लिए आप लगाएंगे डज नॉट। क्लियर है। इस डू नॉट को आप ऐसे डोंट भी लिख सकते हैं और डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, चाहे ये या ये, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये पास्ट टेंस के लिए है, ध्यान देते रहिएगा। पास्ट में चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ ही डिड नॉट लगेगा और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी डिड नॉट को आप डिडंट भी लिख सकते हैं, रहेगी फर्स्ट फॉर्म ही। अदर्स यानी कि जो ज़्यादा होंगे, ये फ्यूचर के लिए है, आई और वी के साथ आप शैल नॉट लगाएंगे और बाकी सभी के साथ आप विल नॉट लगाएंगे। फ्यूचर में रहती फर्स्ट फॉर्म ही है। विल नॉट को वांट, शैल नॉट को शंट। हाँ स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दें, जब भी किसी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए, वहाँ तो नहीं आया था लेकिन यहाँ कभी नहीं की इंग्लिश नेवर है और नेवर के साथ आप डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर का मतलब ही पूरे का कभी नहीं है। क्या इसका मतलब है? कभी नहीं, ये इसी में है। स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया कि इस नहीं के लिए आप इनका यूज कर रहे थे जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, और कभी नहीं के लिए आप यूज करेंगे नेवर,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आएगा कभी नहीं, तो एक वचन से ज़्यादा जब भी कोई प्लूरल होगा उसके साथ नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब कोई सिंगुलर होगा नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और पास्ट में नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर में नेवर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने उसका रूल नहीं लिखा है। अब ध्यान देना, आप वाक्य को बनाना किस प्रकार है। एक ही रूल है तीनों टेंस का, सारा उत्तर बता दिया कौन सी चीज के साथ क्या लगेगी। सब्जेक्ट डू, डज, डिड, विल, शैल, सभी के साथ नॉट आपने एक ही बार लगा दिया है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, और सबके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। लास्ट में रहा ऑब्जेक्ट, और जब कभी नहीं आएगा वाक्य में तो सब्जेक्ट प्लस नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसोरियस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने बता दिया है कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब नेवर के साथ वर्ब में एसोरियस लगेगा, और जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नेवर के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जब भी सिंगुलर होगा तो नेवर के साथ वर्ब में एसोरियस लगेगा। ये लिख दिया एस, इसका मतलब सिंगुलर है, और जब कोई बहुवचन होगा प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट में चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म में आती है। बच्चे मैंने यहाँ भी बता दिया है, यहाँ भी लिख दिया है। अब आप सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेंगे। राम पढ़ने नहीं जाता है, राम नहीं जाता है, राम एक वचन है, राम पढ़ने नहीं गया, राम पढ़ने नहीं जाएगा, तीनों काल की बात चल रही है। राम नहीं जाता है, राम नहीं गया, राम नहीं जाएगा। राम एक वचन, देखते रहिए। राम डज नॉट गो टू स्टडी, पास्ट में राम डिड नॉट गो टू स्टडी, और फ्यूचर में राम विल नॉट गो टू स्टडी। तो डज नॉट एक वचन के लिए, डिड नॉट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के लिए, और फ्यूचर में विल नॉट। मैंने बताया इस डज नॉट की जगह पर, इस डिड नॉट की जगह पर, इस विल नॉट की जगह पर आप इन शब्दों को भी लिख सकते हैं। सामने लिखा है, किसके सामने क्या लिखना है। वे खेलने नहीं जाते हैं, अब यानी कि एक से ज़्यादा हैं। दे डू नॉट, दे डू नॉट, वे खेलने नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू प्ले, वे खेलने नहीं गए थे, दे डिड नॉट गो टू प्ले, वे खेलने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू प्ले। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों का, जो आपका पूछना यहाँ बनता है, और आप पूछें। और मैं भी बताता हूँ आपको, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर इसमें डू, डिड, विल, शैल ये सब कहाँ से आया, क्यों हमने इसका यूज़ किया। ये आप जब सेपरेट टेंस की वीडियो ओपन करेंगे, वहाँ मैंने साफ साफ बताया डू कहाँ से आया, डिड कहाँ से आया, विल कहाँ से आया, इन सबको बिल्कुल वहाँ पर बता रखा है, एक्सप्लेन किया है कि वर्ब के 3 रूप हैं, बी, डू, हैव। टाइप्स ऑफ वर्ब में जाके देखेंगे, तीनों वर्ब को एक्सप्लेन कर रखा है, डू डज कैसे आता है। ये तो शॉर्टली वर्ब बना रहा हूँ तीनों टेंस की एक, इसलिए लंबा इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगा, वहाँ जाकर के आप देख लेंगे। ये तीनों टेंस के एग्जाम्पल हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 2-4 आप एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंटेरोगेटिव। तो स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस है नेगेटिव के, डू नॉट, डज नॉट वाले। ये है नेवर। मैंने बताया था कि जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए, तो कभी नहीं वाले में आप क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ आप एस और एस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। राम कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यह है आपका कभी नहीं, कभी नहीं। राम नेवर, राम नेवर टेल्स आ लाई, टेल्स अ लाई मैंने झूठ बोलना कभी नहीं।
अब जो वहां पर डू डज आया था उसी का डिफरेंट मैंने आपको बोला ना, पहले वाले टेंस में बता रखा है और नेवर का भी बता रखा है। फिर नेवर एक वर्ब नहीं है, नेवर एक एडजेक्टिव है, और इसलिए हम वर्ब के साथ एस और यस का प्रयोग कर रहे हैं। स्पीक, एक मिनट, स्पीक ज्यादा यूज किया जाता है सच बोलने वास्ते। राम नेवर टेल्स अ लाई। अगर आप इस टेल्स को ना लिखना चाहें तो लाई मैंने भी झूठ बोलना होता है, राम नेवर लाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर आ लाई का मतलब होगा कि कोई एक झूठ, और लाइज का मतलब खाली वर्ब हो जाता है। यहाँ मैंने इसको नाउन के रूप में यूज किया है, और पास्ट में आप यूज करेंगे राम नेवर टोल्ड अ लाई। और फ्यूचर का बेटे रूल अलग लिखा है, क्योंकि वहां पर नेवर विल शैल के बाद आएगा। यह है राम विल नेवर टेल आ लाई। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देखें, वे कभी सच नहीं बोलते हैं। वे कभी सच नहीं बोलते हैं, ये एक से ज्यादा लोग हैं। दे नेवर स्पीक द ट्रूथ। तो ध्यान दें, ये ट्रूथ लिखा है, ट्रूथ से पहले दा का यूज हुआ है, और ये लाई लिखा है, लाई से पहले ए का यूज लिखा है। आप इस बात का ध्यान देंगे जब लिखेंगे स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई, दोनों का ध्यान। मेक आ नॉइस, इसी प्रकार से आगे जाके आपको बताऊंगा कि हम दा का यूज क्यों करते हैं, ए का यूज क्यों करते हैं। आर्टिकल के चैप्टर में आप ए एन दा का जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां आपको क्लियर हो जाएगा कहां पर दा लगाते हैं, कहां पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। दे नेवर स्पोक द ट्रूथ। दे विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। तो स्टूडेंट ध्यान दें, बहुवचन के साथ हमने एस और यस का यूज नहीं किया है, पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और फ्यूचर में विल नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये आपके नेवर वाले सेंटेंस थे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको जरूर पूछ सकते हैं कि सर किसके साथ क्या लगेगा। ये स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब इंटेरोगेटिव का मतलब पहले आप ये जानें कि प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। आपने कहा राम पढ़ने जाता है, या दूसरे ने पूछ लिया क्या राम पढ़ने जाता है, क्या मोहन खेलने जाता है। मतलब कौन क्या करता है, किसने क्या किया था, कौन क्या करेगा, ये नहीं, कौन क्या करेगा, क्या करेगा, क्या किया था, क्या करता है, यानी कि क्या से प्रश्न हो रहा है। और जब आपसे कोई क्या से प्रश्न पूछता है तब आप उसका उत्तर हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो। जिन वाक्यों में उत्तर हाँ और ना में मिल जाए वहां पर इस क्या शब्द की इंग्लिश आप वॉट नहीं लिखेंगे। वैसे क्या की इंग्लिश सबको पता है वॉट होती है, लेकिन ऐसे केस में वॉट नहीं लिखेंगे, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। याद रखेंगे कि क्या उत्तर का जवाब हाँ ना में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तब लिखेंगे। क्या राम पढ़ने जाता है, तो ये रूल लिख दिए मैंने, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, और ये फ्यूचर के लिए। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब इन्हीं वाक्यों में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो बच्चे डू डज सेम रहेगा, ऐसे ही डिड विल शैल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। अगर आप नॉट यहाँ ना लगाना चाहो तो आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं डोंट, डजंट, डिडंट, वॉन्ट, संट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब यहाँ पर आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ नहीं लिखना है तब आप कंप्लीट नॉट यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर कंप्लीट ऐसे नहीं लिखेंगे डू नॉट, डज नॉट नहीं, डोंट, डजंट करके ही स्पीकिंग में बोलेंगे। लिखते समय भी आप लिख सकते हैं क्या राम पढ़ने जाता है, तो आपका जवाब है सर यस। क्या राम पढ़ने जाता है, दूसरा कह रहा नो, तो आप जवाब हाँ ना में दे रहे हैं।
राम एक वचन है, डज राम गो टू स्टडी, डज राम गो टू स्टडी, क्या राम पढ़ने गया था, डिड राम गो टू स्टडी, क्या राम पढ़ने जाएगा, विल राम गो टू स्टडी। तो ये तीनों टेंस के एग्जाम्पल हैं। डज एक वचन के साथ, डिड सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ, विल आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। क्या वे खेलने जाते हैं, अब ये एक से ज्यादा है तो डू का यूज करेंगे, डू दे गो टू प्ले, क्या वे खेलने जाते थे या क्या वे खेलने गए थे, क्या वे खेलने गए थे, डू सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, डिड दे गो टू प्ले, पास्ट के लिए डिड, प्रेजेंट के लिए डू और फ्यूचर में विल दे गो टू प्ले। तो ये आपके अफर्मेटिव मान लीजिए, यानी कि इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव है और यहाँ पर है इंटेरोगेटिव का ही नेगेटिव। जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो, क्या मोहन गाना नहीं गाता है, अब आप ऐसे बनाएंगे, डज मोहन नॉट सिंग आ सॉन्ग। तो पास्ट में डिड मोहन नॉट सिंग आ सॉन्ग, फ्यूचर में विल मोहन नॉट सिंग आ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपने नोट ये लगाया है, यहाँ पर नोट यूज़ किया है इस नोट के जगह पर आप ये दूसरा रूल ये वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन लिखेंगे शुरू में, डज के जगह पर डजंट, डिड के जगह पर डिडंट, विल के जगह पर वॉन्ट, लेकिन फिर बाद में नोट का यूज़ आप नहीं करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 3 टेंस। तो ये स्टूडेंट्स आपके 3 टेंस एक साथ थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन तीनों टेंस को आपने सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ा है और तीनों टेंस एक वीडियो में समझाने का और पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही था, ताकि आपको बार बार सारी वीडियो ना देखनी पड़े। और बच्चों, वीडियो को सारे देखे करो, हर एक दिन छोड़ के दूसरी वीडियो आ जाती है। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक आने वाली वीडियो पहुंचे और अन्य अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताया करें। ये 2 टेंस ऐसे थे जिसके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की एक वीडियो और तीनों कॉन्टिन्यूअस की एक वीडियो। तीनों का जो भी आपके कॉन्सेप्ट है सारे मैंने एक ही लेक्चर में दिए हैं। आप इसको बार बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स।